नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश धाकड़ मी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, भारत मंत्री थे उस वक्त लंदन में, और भारत के वायसराय उस वक्त चेम्सफोर्ड थे। दोनों के प्रयास से ही ये अधिनियम लाया गया था, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसके लाने के पीछे 5-6 कारण थे, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1909 के अधिनियम में, जिसको पार्लियामेंटो सुधार कहते थे या कहते हैं, उसमें स्वशासन की मांग को पूरा नहीं किया गया था। दूसरा, उसी पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति चालू की गई थी, जिससे भारतीयों में असंतोष था। और 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हो गया, जो अंग्रेज़ बिल्कुल नहीं चाहते थे। साथ ही 1916-17 में मेसोपोटामिया आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अंग्रेजी शासन को अक्षम या अकुशलता का शासन बताया था, जो कि यह इस अधिनियम का तात्कालिक कारण था। साथ ही होम रूल आंदोलन से भारतीयों में जागृति भी फैल रही थी, जो अंग्रेज़ बिल्कुल नहीं चाहते थे, और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग न करना भी इस अधिनियम को लाने में कारण बना। तो मोटे मोटे ये कारण थे जिस वजह से भारत परिषद अधिनियम 1919 लाया गया। दोस्तों, अंग्रेज सांसद चार्ल्स रॉबर्ट द्वारा भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा करी, जिसे मॉन्टेग्यू सुधार या मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है। और उसी वक्त भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। मॉन्टेग्यू जब नवंबर 1917 में भारत आए, तो उस वक्त उन्होंने चेम्सफोर्ड, जो कि भारत के वायसराय थे, उनसे, प्रशासनिक अधिकारियों से, भारतीय नेताओं से विचार विमर्श कर समिति का गठन किया, और इस समिति ने 1918 में रिपोर्ट प्रकाशित की, और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 में यह अधिनियम लाया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। और इस अधिनियम को 1921 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कैनोट द्वारा लागू किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य जो था, भारत में पहली बार या प्रथम बार स्वशासन की स्थापना करना। इस अधिनियम में 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला, गृह शासन के संबंध में प्रावधान। दूसरा, ब्रिटिश भारत के केंद्रीय शासन के संबंध में प्रावधान। तीसरा, प्रांतों के संबंध में प्रावधान। चौथा, रियासतों के संबंध में प्रावधान। चारों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। 4 मुख्य थे: गृह शासन, ब्रिटिश प्रांत, प्रांतों के संबंध में, और रियासतों के संबंध में। गृह शासन के संबंध में हम पढ़ लेते हैं। भारत सचिव व भारत परिषद का व्यय, जो कि 1793 से भारतीय राजस्व देय था, वो अब इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश राजकोष पर भारित कर दिया गया। भारत सचिव मैंने पहले बताया, जिसको भारत मंत्री भी कहते थे, और भारत परिषद जिसमें 15 सदस्य होते थे, जिसमें से 8 साम्राज्ञी नियुक्त करती थी और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करते थे। 8 और 7 दोनों मिला के 15, और 15 जो सदस्य थे भारत परिषद में, उनका जो अध्यक्ष होता था वो भारत सचिव होता था, और ये सब ब्रिटेन में रहते थे। अब इनका व्यय जो होगा वो ब्रिटिश राजकोष से दिया जाएगा, जबकि अब तक पहले भारतीय राजस्व देय था। और इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया कि लंदन में एक हाई कमिश्नर रहेगा, जो भारत के लिए सैनिक व असैनिक साजो सामान की खरीद फरोख्त करेगा, और इसकी नियुक्ति भारतीय गवर्नर करेगा, और वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। उस वक्त प्रथम जो हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था वो ब्रिटिश अंग्रेज थे, विलियम स्टीवेंसन। बाद के सभी हाई कमिश्नर भारतीय बने, और भारत परिषद का कार्यकाल इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था। और 15 सदस्य जो 1858 में
साम्राज्ञी ने घोषणा की थी जो अधिनियम के तहत, उनमें उनको कम करके 8 से 12 कर दी गई। इनमें 3 भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। और इसके अलावा भारतीय प्रांतीय शासन के संबंध में जो भारत सचिव को शक्तियाँ थी उनमें कमी कर दी गई। ये अब ब्रिटिश भारत के केंद्रीय शासन के संबंध में जो प्रावधान थे वो देखते हैं। भारतीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक किया गया, ये पहली बार था। और चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया। द्विसदनात्मक जिन्हें एक केंद्रीय विधानसभा था, दूसरा राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा के सदस्य 145 थे और राज्य परिषद के 60 थे। केंद्रीय विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का और राज्य परिषद का 5 वर्ष तय किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 में से कम 3 भारतीयों की नियुक्ति होगी। विषयों का विभाजन किया गया, जिसमें केंद्र, प्रांत और अवशिष्ट शक्तियों के रूप में 3 भागों में बांटा गया। केंद्रीय विषयों में रक्षा, विदेश, मुद्रा, आयात निर्यात ये केंद्र के पास रहेंगे। प्रांत जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, शांति, सुरक्षा आदि जो विषय थे वो प्रांत के पास रहे और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रही। प्रत्यक्ष मतदान का विस्तार करते हुए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बनाए रखना तय किया गया। जो पहले सांप्रदायिक प्रणाली चली आ रही थी वो बनाए रखी गई और प्रत्यक्ष मतदान का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल की शक्तियों में कोई कमी नहीं की गई। ये ब्रिटिश भारत के केंद्रीय शासन के संबंध में प्रावधान थे। और प्रांतों के संबंध में जो प्रावधान थे वो इस प्रकार, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आंशिक उत्तरदायी शासन भी इसको कह सकते हैं। और इसका जनक जो थे लियोनस कार्टिस इसके जनक माने जाते हैं द्वैध शासन के। और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतीय विषयों का भी विभाजन किया गया, जिसमें 2 थे, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस ये विषय थे। और ये जो इनका गवर्नर परिषद की सलाह से इनके ऊपर निर्णय लेता था। जो भी राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस इनसे संबंधित कुछ भी डिसीजन लेना है तो या इन पे जो शासन करना है वो गवर्नर करेगा। किसकी सलाह से? परिषद की सलाह से। और व्यवस्थापिका के प्रति इसकी कोई उत्तरदायित्व नहीं था। और इधर हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य ये विषय आते थे, जो गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से इनके ऊपर निर्णय लेता था और यह व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व रखता था। तो ये 2 विषयों का विभाजन किया गया प्रांतों को लेकर। और 1 अप्रैल 1921 से द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम आदि में लागू किया गया। और यह 1932 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में लागू हुआ। बाकी के प्रांतों में 21 में लागू हो गया, बाकी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1932 में लागू हुआ। और यह व्यवस्था कौन सी? द्वैध शासन व्यवस्था 1937 तक चलती रही। 1937 में इसको ख़त्म किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत इसको ख़त्म किया गया था। अब प्रांतों के संबंध में और कुछ 2-3 प्रावधान हैं, जिसमें महिलाओं को मताधिकार दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मद्रास प्रथम राज्य था जिसने 1921 में महिलाओं को मताधिकार दिया। किसने दिया सर्वप्रथम? मद्रास प्रांत ने। और किस अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम के तहत। और मतदान की आयु केंद्र प्रांत दोनों में 21 वर्ष तय की गई। सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया। ये प्रांतों में के संबंध में प्रावधान थे। रियासतों के संबंध में भी कुछ प्रावधान थे। इस एक द्वारा नरेश मंडल की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 में दिल्ली में की गई और इसके 121 सदस्य बने। प्रथम अध्यक्ष वाइसराय चेम्सफोर्ड थे और प्रथम चांसलर बीकानेर के राजा गंगा सिंह थे। सभी रियासतों का शामिल होना अनिवार्य नहीं था, अतः हैदराबाद व मैसूर इसमें शामिल नहीं हुए।
ये रियासतों के संबंध में प्रावधान थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट और भी थे, वो देख लेते हैं। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वह लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड व भारत में एक साथ करने की संस्तुति की गई, जो 1922 में आयोजित होने लगी। भारत सचिव को भारत एक इसको करेक्शन करना ना, भारत है, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारत सचिव कौन, जो भारत मंत्री लंदन में रहता है, वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति व कर को आधार बनाया गया। प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा, उसका आधार था संपत्ति, कितनी संपत्ति है आपके पास, और टैक्स कितना पे करते हैं। इस एक्ट द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण व प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। और लास्ट पॉइंट है इसका अन्य महत्वपूर्ण में, इस एक्ट द्वारा केंद्र में पूरी तरह ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन और स्थानीय शासन पूरी तरह लोक नियंत्रण अर्थात भारतीयों के हाथों में स्थापित किया गया। इसका अर्थ यह है कि केंद्र में तो ब्रिटिश क्राउन जो सम्राट था उसके प्रति शासन था, और प्रांतों में जो द्वैत शासन दिया गया, इसको हम आंशिक उत्तरदायी शासन कह सकते हैं, और स्थानीय शासन भारतीयों के हाथों में आ गया। यह भारत परिषद अधिनियम के महत्वपूर्ण नियम थे। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।